हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम यूनिट 6 की एक सब टॉपिक जिसका नाम है मॉडल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको डिस्कस करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से हमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट का आप जानते हैं कि क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जो ही मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्षों को शामिल करता हो, जबकि ग्रोथ जो है वो सिर्फ मात्रात्मक क्वांटिटेटिव परिवर्तनों को शामिल करता है। तो इस जैसे कि मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन क्या होंगे। मात्रात्मक में नेशनल इनकम हो जाएगा, कैपिटल पर कैपिटा प्रोडक्शन हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। गुणात्मक में आप शामिल कर सकते हैं वेल बीइंग लाइफ हो पीपल्स की, वो एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीजमेंट हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, सोशल जस्टिस हो, और जो भी इकॉनमी में एंड सोसाइटी में जो है इनइक्वालिटी है वो ना हो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो, तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, जो कि दोनों पक्ष शामिल होते हैं। इसी आधार पे इनकी हम परिभाषा को देखते हैं कि आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त साधनों का अनुकूलतम विदोहन होता है। आर्थिक विकास को हम सतत प्रक्रिया मतलब यहाँ सस्टेनेबल प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सस्टेनेबल आप डेवलपमेंट जानते हो ना कि क्या होता है, तो वही चीज़ है कि हमें आर्थिक विकास सतत प्रक्रिया के आधार पे ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो हम पूरी जगह को जंगल कटवा दिए, वहाँ की पानी सब चीज़ जो सुखा दिया, लेकिन उसके लिए हमने उसको कहीं और ना तो जंगल लगाया ना ही पानी की व्यवस्था करी, तो इससे क्या होगा, हमने जो संसाधन था उसका विदोहन तो कर लिया और लेकिन हमने उसको दिया नहीं। तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये दीर्घकालीन प्रोसेस नहीं चल पाएगा, दीर्घकालीन डेवलपमेंट नहीं रह पाएगा। तो इसी वजह से ये आर्थिक विकास सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त साधनों, जो भी हमारे पास संसाधन है, का अनुकूलतम विदोहन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है। निरंतर भी होगी, दीर्घकालीन भी होगी। कब, जब हम सतत प्रक्रिया अपनाएंगे, सस्टेनेबिलिटी को अपनाएंगे। आर्थिक विषमताओं में कमी आती है और सामान्य जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में बढ़ोतरी होती है। तो इसी में आपके बहुत सारे सब टॉपिक है, जैसे पॉवर्टी इंक्लूजन हो गया, आपका जेंडर एंड डेवलपमेंट हो गया। तो ये सब चीज़ों को भी आप यहाँ शामिल कर सकते हैं कि जब हम सतत चीज़ों का उपयोग करेंगे, अपने संसाधनों का अनुकूलतम विदोहन होगा, तो वो इकोनॉमिक वो डेवलपमेंट कहलाता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होगी, और ये जो है दीर्घकालीन चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि थोड़े समय बाद से ख़त्म हो जाएगी, और लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, कल्याण होगा उनका, और सामान्य जो जनता है वो उसके अंदर जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो कुछ लोग गरीब हैं कुछ लोग अमीर हैं, ये सब चीज़ें जो है ख़त्म होंगी। तो इसी वजह से कुछ मॉडल्स दिए जाते हैं जिनको कंट्रीज़ अपने वहाँ अपना के और अपने देश का विकास करती है, डेवलपमेंट करती है, और वो डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिवाइड होती हैं। वो दूसरे टॉपिक्स में हम इसको कवर करेंगे, यहाँ जो है हम उस पर चर्चा करते हैं। तो मॉडल्स को हम आगे पढ़ेंगे कि किन्होंने क्या क्या मॉडल्स दिए हैं और क्या क्या थ्योरी दी हैं कि हमें इस कंट्री को ये अपना के करना चाहिए। जैसे कि पूंजीवादी देशों में पूंजीवादी मॉडल अपनाई जाती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया। साम्यवादी कम्युनलिस्ट कंपनी जो कंट्रीज़ हैं वो कम्युनलिज्म को अपनाते हैं। साम्यवाद को, हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, तो मॉडल चलती है। और इसी क्रम में पंचवर्षीय योजना जो बनी थी हमारी, पहली और दूसरी, पहली जो पंचवर्षीय योजना बनी थी डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी, हाराल्ड डोमर मॉडल पे बनी थी। दूसरा जो है महालनोबिस मॉडल पे बनी थी। तो अभी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक करंट अफेयर यहाँ देख लेते हैं कि इन लोगों को क्या मिला है। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो को पुअर इकोनॉमिक्स इनकी बुक है, उसकी वजह से इन लोगों को मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़। ये हमारा एक करंट अफेयर था जो आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडम स्मिथ से। एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक इनको कहा जाता है, और इन्होंने ही डिमांड और सप्लाई को क्या बोला था, मार्केट का दो अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड बोला था। लेजेस फियरी की बात की थी, फेरी की बात की थी कि जो भी गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा किसी इंडिविजुअल में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए कि जिससे विकास हो सके, जिसको आप इस स्लाइड पे पढ़ भी सकते हो कि
एडम स्मिथ थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेजस फेरी, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू किया था, उसमें इसके बारे में बात भी हुई थी। विच रिक्वायर्स दैट स्टेट शुड नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी ना लगाओ भाई, इंडिविजुअल को छोड़ दो, वो जैसे चाहे वैसे, उसको पता है कि कैसे कमाई करनी है, कैसे मतलब चीज़ों संसाधनों तक पहुंचना है और अपने आप को डेवलप करना है। तो इसलिए इनका ये जो है। और इन्होंने इनका पिलर जो था, क्या बोलते हैं कि सेविंग करो, डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। ये चीज़ें ये मार्केट में ये मानते हैं कि सेविंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सेविंग होगा। और ये सेविंग ज़्यादातर करता कौन है, जो ज़्यादा पूंजीपति वर्ग होता है वो करता है। और जब सेविंग करता है फिर उसको री इन्वेस्टमेंट करता है, और उसके बाद से डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इन्होंने क्या किया। कैपिटल एक्यूमुलेशन, पूंजी संचय, ये कुछ की वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। कैपिटल एक्यूमुलेशन की बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं। पूंजी संचय, जब पूंजी रहेगा तभी तो हम लगाएंगे, तो उसको पूंजी संचय करने के लिए क्या किया जाएगा, सेविंग्स होगा। सेविंग्स डन बाय कैपिटलिस्ट, स्मिथ स्ट्रेस ऑन पार्सीमनी, पार्सीमनी का मतलब होता है कंजूसी। तो ये स्ट्रेस देते हैं किस पे, कि कंजूसी करिए, सेविंग करिए। और ज़्यादातर ये सेविंग्स करेगा कौन, ये कैपिटलिस्ट करेंगे। कैपिटलिस्ट इस वजह से कि क्योंकि उनके पास पे है और वो बचा सकते हैं। जो लेबर और लैंडलॉर्ड्स हैं वो ज़्यादा नहीं उन चीज़ों को बचा पाएंगे, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। प्रोड्यूस मोर, मोर कैसे प्रोड्यूस होगा, मतलब प्रोडक्शन कैसे होगा। देयर मेनी फैक्ट्री बिग प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये 3 मेन फैक्टर हैं, सॉरी यहाँ फैक्ट्री लिख दिया मैंने। 3 मेजर मेन फैक्टर हैं, क्या, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका जो है वो योगदान है। अगला ये कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर, सो लेबर बिकम स्पेशलाइज्ड, लीडिंग टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, प्रमोट ट्रेड एंड वाइडेंस द मार्केट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डिवीज़न ऑफ लेबर को भी इन्होंने इंपॉर्टेंट दिया, क्योंकि सबसे पहले आर्थिक आधार पर डिवीज़न ऑफ लेबर की बात किसने की थी, एडम स्मिथ ने ही की थी। और ये बोलते हैं कि जब डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, लोग एक ही काम कर करके उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि एक्सचेंज होगा ऑफ गुड्स का एंड सर्विसेज का। जिसको जिस चीज़ में महारत हासिल होगी भाई, वो अपने वहाँ से उसको बुलाएगा, फिर अपने दूसरी जगह उसको भेजेगा। तो इससे क्या होगा, जो ट्रेड है, जो मार्केट है ना, वो वाइड होगा, मतलब विस्तृत होगा, उसका बहुत ज़्यादा विस्तार होगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक जो है वो डेवलप होगी। तो ये जो है, ये कैपिटल इज एक्यूमुलेशन, सेविंग, प्रोड्यूस मोर में लैंड, लेबर एंड कैपिटल योगदान देते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स तो आप जानते ही इनकी कितनी अच्छी अच्छी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं, और आज भी इनको मतलब हर इंसान पढ़ता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं सरप्लस वैल्यू थ्योरी है कि सरप्लस, जैसे कोई भी वस्तु है वो है तो 500 रुपये की, लेकिन जो मज़दूर है वो बना रहा है उसको 100 रुपये मिल जा रहा है, चाहे वो एक दिन में बनाए, चाहे वो उसको 10 घंटे में बनाए। और जितना प्रॉफिट होगा उसके बाद से वो वस्तु 1000 में बिकेगी तो भी उसका उसमें कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, उसको 100 रुपये ही बस मिलने हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं मिल पाएगा। तो ये जो है इनकी थ्योरी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रोस्टो का मॉडल है ऑफ डेवलपमेंट का। रोस्टो ने बोला था कि डेवलपमेंट जो है वो 5 स्टेजेस से होके गुजरती है। सो बस स्टेजेस का नाम और रोस्टो, ठीक है, इतना आपको याद रहना है। ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, फिर वो ट्रांजिशन के उसमें आती है, मतलब टेक ऑफ के पहले की जो स्टेज होती है। नेक्स्ट है टेक ऑफ की स्टेज होती है, ठीक है, वो उड़ान भर चुका है। तो चौथा हो जाए ड्राइव टू मैच्योरिटी, अब वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है, उसको पता है कि कैसे क्या करना है, कहाँ होना है। फिर हाई मास कंजप्शन, अब उसके पास से पूरा मार्केट ही खुल जाता है। तो ये इनका जो रोस्टो का है क्या है, स्टेज थ्योरी, बस इतना याद रखिए और 5 स्टेजेस को याद रखिए। नेक्स्ट जो है वो है जोसेफ शुम्पेटर। इनका जो ये ऑस्ट्रिया के इकोनॉमिस्ट थे और 1883 में इनका जन्म हुआ था, जन्म से ज़्यादा मतलब नहीं है। इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकी बुक थी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहीं 1911 आता है, कहीं 1912 दिया जाता है, ठीक है। इन्होंने बिजनेस साइकिल लाइक व्यापार चक्र की अवधारणा दी थी। किसकी अवधारणा दी थी, व्यापार चक्र। इनोवेशन को ये ज़्यादा मतलब इसमें ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे जोर देते हैं, किस पे, इनोवेशन पे। कहते हैं कि जो चक्री प्रवाह होता है, जैसे कि चक्री प्रवाह सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या है, कि जब एक इकोनॉमी होती है ना, अर्थव्यवस्था होती है, उसमें आय का चक्रीय प्रभाव स्थैतिक हो
तो उनमें परिवर्तन तभी हो सकता है जब इनोवेशन हो, और यह इनोवेशन करता कौन है? एंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यमी करता है, साहसी करता है, ठीक है, सॉरी, एंटरप्रेन्योर करता है साहसी, जो इनोवेशन कर पाते हैं। अभी यहाँ पे दो चीज़ आप समझ लीजिए, इनोवेशन एंड इन्वेंशन दोनों अलग चीज़ें हैं। इन्वेंशन का मतलब होता है जैसे कि मोबाइल फ़ोन बन चुका है, ये इन्वेंशन हुआ, सबसे पहले जब बना तो इन्वेंशन हुआ। लेकिन इनोवेशन, तब उसमें टच स्क्रीन वीडियोज़ ऐसे कुछ नहीं थे, आप पबजी वगैरह नहीं खेल सकते थे, बट अभी आप ये सब कर सकते हो, तो ये इनोवेशन है, ठीक है। उस इन्वेंशन में ये इनोवेट हुआ है। अगर कुछ डब्बा आपने देखा, उस डब्बे से आपने कुछ यूज़फुल चीज़ बना दी, लाइक कुछ अलग सा मशीन टाइप का, जैसे कि काफ़ी चीज़ें आप उससे कर सकते हैं, कुछ अलग है, तो वो इनोवेशन कहलाएगा, ऐसा नहीं कि वो इन्वेंशन कहलाएगा। तो वही चीज़ ये कहते हैं कि जो वो व्यापार चक्र है वो स्थैतिक हो गया है। जो मान लीजिए एक साबुन की कंपनी है, वो अपने साबुन को बेचती है कुछ अपने एरिया में, कुछ हाउस होल्ड्स तक, फिर वहाँ से वो पैसे कलेक्ट करती है, बस उतने ही तक वो सीमित है। तो वो कंपनी कैसे वो डेवलप और ज़्यादा होगी, मैं एक एज ए एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा ना, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, और परिवर्तन आएगा कैसे? इनोवेशन से, आइडिया से। और आइडिया लाएगा कौन? वो जो आएगा एंटरप्रेन्योर लाएगा, मतलब उद्यमी लाएगा, साहसी लाएगा, रिस्क लेगा और उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से ये मतलब बहुत सिंपल वे में इनकी कॉन्सेप्ट्स को है। अदरवाइज़ इन लोगों पे वीडियोस बने तो 1-1 घंटे का इनका कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादा हमें नहीं जानना है क्योंकि हमारा सोशियोलॉजी है। तो बस इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, किस बेस पे ये काम करते हैं, इतना जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मॉडल जो है वो है हेरोल्ड डॉमर का मॉडल। तो हेरोल्ड डॉमर ने 1939 में इसको डेवलप किया था, और सेकंड जो है वो एविस डॉमर ने 1946 पे डेवलप किया था। इन दोनों को समझने से पहले आप ये समझिए कि केन्स नामक जो है एक थे, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था, केन्स ने, उसी का ये दोनों एनालाइज करते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि कैपिटल मोस्ट फैक्टर है, कैपिटल पूंजी, और पूंजी आएगा कैसे? वही जो एडम स्मिथ कहते हैं भाई, इकोनॉमिक एक्यूमुलेशन करना, कैपिटल एक्यूमुलेशन करना, कैपिटल को, पूंजी को बचाना है। कैसे बचाना है भाई? सेविंग्स करो, वही चीज़ें हैं। और ये कैपिटल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे ही तो मार्केट काम करता है, जिसको कि अदृश्य हाथ एडम स्मिथ ने बोला था। तो बस इसमें इतना ही जानना है कि केन्स के मॉडल पे इन दोनों ने अपना मॉडल हेरोल्ड डोमर ने बनाया था, एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन को ज़्यादा जोर देते हैं। और भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हारोल्ड डॉमर मॉडल पे थी। किस मॉडल पे थी? हारोल्ड डॉमर। और द्वितीय जो थी वो महालनोबिस मॉडल पे थी। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में जो है वो मिक्स इकोनॉमी है, डेवलपमेंट का, विकास का प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरू है कि कैसे कैसे हमें विकास करना है, तो यही सारे मॉडल्स तो हैं। तो ये तो सारे विदेशी मॉडल्स थे, उसी को हमारे इंडिया ने फिर ये हारोल्ड डॉमर मॉडल को अपनाया था। 2 बुक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बुक लिखी है रॉय हारोल्ड ने। कौन सी? हारोल्ड डॉमर मॉडल, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल। एंड सेकंड जो बुक है वो द लाइफ ऑफ जॉन मैनर्ड केन्स, वही केन्स, क्योंकि इन दोनों ने केन्स पे ही स्टडी, उन्हीं के मॉडल को एनालाइज किया था, इज़ अ नॉन फिक्शन वर्क बाय रॉय हारोल्ड। सो इस टॉपिक से ये मुझे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, तो मैंने वीडियो बनाई है। नेक्स्ट जो है आप इससे क्वेश्चंस, यही बुक्स हैं, किसने कौन सी बुक्स लिखी है ये आ सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स के कीवर्ड्स आ सकते हैं। एंड हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं कब प्रथम बनी, क्या उसके मतलब उद्देश्य थे, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो वीडियो ओवरऑल अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।